वेलकम टू विजन इंडिया क्लासेस द वे टू सक्सेस। मैं सुशांत राय, आपका केमिस्ट्री का टीचर। चलिए, आई होप सो कि आप लोग क्या होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। और इस सेशन का यानी 2024-2025 का आपका केमिस्ट्री क्लास 12 का सिलेबस लेके मैं यहाँ आ रहा हूँ अपने इसी प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सबसे आसान काम कि अगर मान लीजिए आप किसी भी युद्ध को लड़ने जा रहे हैं, एक ये भी तो युद्ध है बेटा, और इस युद्ध को लड़ने अगर आप जा रहे हैं तो सबसे बड़ी पता करना होगा कि सैनिक कितने हैं, लड़ाई कितने लोगों से है। यानी हमारा कहने का मतलब क्या है, सिलेबस पहले जान लीजिए कि हमें सिलेबस कितना पढ़ना होता है। अगर क्लास 12 की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सिलेबस कितना पढ़ना होता है ये जाना करिए। सबसे पहली बात कि अगर आपने देखा होगा तो कुछ सालों से यानी प्रीवियस ईयर से हमारे कोर्स में थोड़ा सा कुछ कमी की गई है, जैसे यानी कुछ डिडक्टेड किया गया। यानी पहला चैप्टर अगर आप पढ़ रहे होंगे तो पहला चैप्टर क्या है, सॉल्यूशन। पहला चैप्टर क्या है, सॉल्यूशन। आप लोग भी बोल सकते हैं जो बैठे हैं पीछे। दूसरा चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा है बच्चा केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। चौथा है डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। पांचवा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। छठा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सातवां है बच्चा अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। आठवां है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नाइन्थ है हमारा अमाइन, और 10वां है हमारा बायो मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 10 चैप्टर, यानी इस साल हमें ये 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं क्लास 12 के रिगार्डिंग। यानी पहले कितना होता, 16 चैप्टर होते थे, बहुत सारे चैप्टर से डिडक्ट कर दिए गए हैं, लेकिन हमें जो इस साल एग्जाम में आने वाला है इसी चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है, जिसमें से आपका पहला, दूसरा, तीसरा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आएंगी। सब किस में आएगी, फिजिकल केमिस्ट्री। लास्ट के दो केमिकल डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसे हम लोग कहेंगे बच्चा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बाकी हेलो एल्केन से लेके पूरा यहाँ तक हम किसकी बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी सिलेबस देख के ये मालूम चल गया होगा आपको कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यानी अगर आपको ज़्यादा नंबर इस केमिस्ट्री में लाना है तो आपको किस में ज़्यादा मेहनत करना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं ना कि जैसे किसी मूवी के 2 सिक्वल आते हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। जैसे बाहुबली आई थी, बाहुबली में 2 पार्ट थे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। अगर पार्ट सेकंड बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो पहला क्लियर क्या होना चाहिए था, पार्ट फर्स्ट। यानी ये जितने ऑर्गेनिक है इनको पढ़ने के लिए तुम्हें क्या स्ट्रांग होनी चाहिए, तुम्हारी 11th की GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर जितने अच्छे से तुम्हारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होगे उतने अच्छे से तुम सारा ऑर्गेनिक का ये क्वेश्चन टॉपिक बड़े अच्छे से समझ पाओगे। मैं उम्मीद करूंगा कि क्लास 11th आप पढ़े होंगे, GOC पढ़े होंगे। अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो मैं यहाँ पहले ऑर्गेनिक जब स्टार्ट करूँगा, यानी जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म करूँगा तो पहला मैं जो वीडियोस बनाऊँगा वो बनाऊँगा GOC पे। यानी पहले मैं सारा GOC पढ़ाऊँगा आपको, फिर हम लेके चलेंगे आपको कहाँ पे, 12th के सिलेबस की तरफ पे। उम्मीद करिएगा कि मैं GOC में उतना ही पढ़ाऊँगा आपको यहाँ पे जितना हमारा 12th में यूज होने वाला है। अब आप ये उम्मीद करेंगे मेरे से कि मैं पूरा GOC पढ़ाता चला गया हूँ तो इट्स टेक सो मच टाइम। तो मैं क्या करूंगा, उतना ही आपको बताऊंगा जिससे हमारा 12th में सारे GOC के क्वेश्चंस लग जाएं, सारे थ्योरी पार्ट आपको समझ में आ जाए, और जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या हो, क्लियर हो जाए। यानी अभी तक आपने 11th में क्या किया उससे लिए परेशान मत होइएगा। 12th के बाद आप क्या देने वाले हैं, CUET। सबको पता होगा CUET में सिलेबस क्या है,
अगर देखे होगे तो सीयूटी का सिलेबस है केवल क्लास 12th का सिलेबस है, सबने देखा होगा। यानी अगर 11th में आपने ढंग से नहीं भी पढ़ा है, अगर 10th अभी भी 12th की में थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे आप ये 10 चैप्टर को लेके, तो मेरा दावा है कि आप सीयूटी में केमिस्ट्री के पेपर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अभी भी समय बीता नहीं है। तो याद रखिएगा कि पहले लेक्चर से लेके आप आखिरी लेक्चर टिल दिसंबर जनवरी जब भी होगा, आपको एक कंटिन्यूटी बना के रखना है। ये हम लोग का पहला वीडियो है, इंट्रो वीडियो क्लास 12 के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, वीडियोस को बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने वाले हैं, 40 मिनट 50 मिनट वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप उसमें बोर होने लगोगे। एक छोटे छोटे वीडियो जैसे 20 मिनट के, 25 मिनट के, 30 मिनट के मैक्स। इससे क्या होगा कि आप इसको बैठ के देख भी सकते हो, रिकॉल भी कर सकते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरे कोई भी चैप्टर का लेक्चर देख रहे हो, आपको पेन और कॉपी लेके बैठना ही है। ऐसा नहीं कि कोई पिक्चर चल रही है बस ऐसे देख रहे हैं, यू लेट उठ के सो के देख रहे हैं, हाँ ये सॉल्यूशन होता है, दैट्स नॉट गुड। यू हैव टू राइट। आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, जिससे आप सब कुछ लिख पा रहे हो कि बाद में आपको टॉपिक रिकॉल करने के लिए वीडियो ना देखना पड़े, बल्कि अपने नोट्स जो बनाए उससे देख लो। इससे फायदा क्या होगा कि लास्ट में जब तुम 10 चैप्टर अपने स्कूल में जो टॉपिक बनाए होगे, जो उसका नोट्स बनाए होगे, जो यहाँ से पढ़े होगे, वो ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगा। और इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जितना पढ़ाऊँगा मैं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितना लिखवाऊँगा, वो सब एक इजी पैटर्न से लिखवाऊँगा, ताकि हर एक बच्चे को समझ में वो आ जाए। अगर मान लीजिए मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा मैं उसका एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर कमेंट करने के बाद मुझे अगला मैं उसका कमेंट देखा, अच्छा दिखा कि हाँ लॉजिकल इसका क्वेश्चन है, तो मैं अगले लेक्चर में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं उम्मीद यही करूँगा कि हर बच्चा पहले क्लास से ही सीरियस होकर पढ़ेगा थोड़ा बहुत। तो चलते हैं, थोड़ा सा एक इंट्रो लेते हैं आज का कि सॉल्यूशन होता क्या है। यानी हमारा पहला चैप्टर जो है कि सॉल्यूशन, तो पता करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, कैसे पढ़ना है, इसमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, सब लोग बात करेंगे। सो रेडी फॉर इट, चले आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए, जैसे आपकी स्क्रीन पे एक कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे लिखा होगा पढ़िएगा, सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारा? सॉल्यूशन। अगर अभी तुम बैठ के ये मेरा लेक्चर देख पा रहे हो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके हाथ में पेन और कॉपी होगा। जैसे मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, उनके पास भी कॉपी पेन है, रखे हो ना जी? वैसे ही तुम्हारे पास वो होना चाहिए कि यू हैव टू राइट। कि जैसे ही मैं अगर यहाँ कुछ दिख रहा है, उस समय आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, रोक के इसके जो लिखा डेफिनेशन वो लिख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेके जो कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि देखिए, दिस इज नॉट द लाइव वीडियो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास टाइम लिमिट है। आप चाहो तो इसके साथ लिखते चले, जब मैं बोल रहा हूँ सुनिए, उसके बाद जो इतना भी ये दिख रहा है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टाइम दूंगा उसका, या आप लिख सकते हो, दोनों आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलिए, सबसे पहली बात स्टार्ट करूंगा कि व्हाट इज सॉल्यूशन। पहले जो लिखा है उसको बड़े ध्यान से पढ़ा जाएगा, फिर मैं उसको आपको और इजी तरीके में समझाने की कोशिश करूंगा। क्लास 9th की बातें थोड़ी सी याद करते हैं। क्लास 9th में सब लोग थे? क्लास जब 9th में थे तो हम लोग को पढ़ाया गया था सॉल्यूशन, पढ़ाया गया था। हर बच्चे से पूछोगे सॉल्यूशन क्या कहेगा? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। इतना तो जरूर बोलेगा वो, इतना बोलता था ना वो। अब सेम केस यहाँ है कि यहाँ पे भी पहला पॉइंट वही है, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more chemically non-reacting substance whose composition is same throughout the composition can be varied with a certain limit। चलो, जो भी समझाया इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। आई होप सो कि आप लोगों ने सिलेबस तो आपको मालूम ही होगा, तो इतना इस समय व्यतीत करने से बेटर है कि हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जो हर बच्चा कहता है कि सर सॉल्यूशन 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 की जब मैं बात करूंगा, इसमें सबसे पहला हम कहते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर है ये। अब दिमाग में आया सर कि होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब क्या होता है, बोलो बेटा क्या होता है? सेम। और जीनियस का मतलब कंपोजिशन, पढ़ाया था सब लोग, कहीं ना कहीं 9th में जरूर पढ़े होंगे बेटा। अगर इतना पता होगा तो आप वहाँ पे ऐसा जरूर पढ़े होंगे कि क्या होता है, हमारा सेम कंपोजिशन होता है। जैसे कि अगर ये मिक्सचर पढ़े होंगे तो ये भी पढ़े होंगे कि हमारा मिक्सचर का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ 2 or more सबस्टेंस। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? इज नोन एज मिक्सचर। क्लास 9th में एक बड़ी अच्छा क्वेश्चन बार बार क्रिएट किया जाता था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड।
पहला क्वेश्चन ये था कि अगर 9th में आप होंगे तो आपसे पूछा जाता था कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता था। तो बच्चे कहते थे देखिए सर, यहाँ मिक्सचर मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, और यहाँ क्या होता था हमारा मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। आधे बच्चे इतना बोलते थे कि मिक्सचर क्या हुआ, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, और मैं कह रहा हूं कंपाउंड क्या हुआ, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। बात तो सेम है ना सर, वहां सब्सटेंस और यहाँ क्या है, मिक्सचर है। यहां तक बच्चे बोलकर रुक जाते थे। फिर अगला जो शब्द वो बोलते थे वो कहते थे सर सुनिएगा, मिक्सचर में जो रेशियो होता है सब्सटेंस का वो फिक्स नहीं होता, लेकिन अगर मैं वही बात करूं कंपाउंड में तो जो रेशियो है इनका वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। यानी बेटा मान लीजिए कि ये मैं एग्जांपल लेता हूं H2O वाटर का, इनका अगर नंबर ऑफ एटम की बात करूं, इनका अगर कंपोजिशन की बात करूं, रेशियो का बात करूं, तो कितना नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो इसका रेशियो क्या बना 2:1 बना। अब सोचो तुम दुनिया में कहीं भी वाटर जाके बनाओ, फैक्ट्री में बनाओ, मार्स में जाके बनाओ, कहीं भी बनाओ, क्या पानी का वाटर का फॉर्मूला तुम चेंज कर सकते हो, कंपोजिशन चेंज कर सकते हो क्या? ऐसा हो सकता है कि चलो बाहर बनाए H2O, घर बनाए तो H3O2, है ना? ये तो है नहीं कि हाँ ऐसा हो सकता है बाहर चाय जो तुम पिए हो और घर में जो चाय बनाओगे अंतर कर सकते थोड़ा बहुत। वहाँ चीनी ज़्यादा था तुम क्या कर दोगे, थोड़ा कम कर दोगे, वहाँ अदरक ज़्यादा था अदरक तुम यहाँ कम कर दोगे। लेकिन अगर कंपाउंड की बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, दुनिया में आप कहीं भी H2O बनाइएगा, याद होगा आपको क्लास 11th में एक वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था ना सब। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बताया गया था, यही ना कि आप कहीं भी कुछ भी बनाए इनका रेशियो प्रोपोर्शन क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा। पढ़े थे थोड़ा बहुत, सेम केस यहाँ बात कर रहा हूँ। यानी कंपाउंड में क्या होता है, रेशियो फिक्स होता है, पर वही मिक्सचर की बात करूँ तो यहाँ रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है। और मिक्सचर को हम लोग बचपन में 2 मिक्सचर पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने होमोजीनियस और एक पढ़ा था हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट, और होमो का मतलब होता है सेम। अब मान लीजिए कि आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में पानी रखा, चीनी डाला, गर्मी का दिन है, क्या बना दिए शरबत बनाए। अब शरबत पी रहे हो, जो पहला सिप लिए हो जितना मीठा होगा, अगर देख मैं क्या कह रहा हूँ, अगर चीनी जो है वो पूरी तरह से डिजोल्व होगा तब की बात कर रहा हूँ। इन्हें चीनी डाल के बस एक बार स्पून से हिलाए मार गए तो नीचे चीनी बैठा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि चीनी पूरी तरह से पानी में घुल जाए, एक भी उसका क्रिस्टल नीचे ना बचे, फिर हम क्या कर रहे हैं उसको पी रहे हैं। जो पहला सिप लेंगे जितना मीठा वो होगा, जितना % शुगर उसमें होगा उतना ही नीचे वाला में होगा कि नहीं, लास्ट सिप में उतना ही होगा ना। अब बताओ कि जब लास्ट सिप में उतना ही मिल रहा है और पहले सिप में उतना मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पानी और चीनी के जो पार्टिकल्स हैं दोनों एक दूसरे में यूनिफॉर्मली क्या हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, यूनिफॉर्मली क्या हो गए उसमें मर्ज हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। यानी ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस। लेकिन जो आता है ना वो नमकीन आता है हल्दीराम जो भी आता है कुछ, उसमें क्या होता है काजू किशमिश डाल देता है ना सब, क्या ये मिक्स किया जाता है उसको भी? क्या अगर मैं क्या कहते हैं उसको, एक स्पून निकाला एक बच्चे में डाला, एक स्पून निकाल के एक बच्चे में डाला, क्या दोनों का कंपोजिशन सेम होगा? पहले स्पून में जितना हमारा किशमिश होगा दूसरे में उतना मस्ट है क्या कि उतना ही रहेगा? जितना काजू पहले वाले में था उतना काजू दूसरे वाले में रहेगा क्या? कहोगे नहीं सर ये कोई कंफर्म नहीं है। यानी जो काजू किशमिश मर्ज किए हो, मिक्स किए हो, उनका कंपोजिशन सेम, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे हम मिक्सचर को हम क्या कहते थे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसीलिए कहा जाता है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इनके मिक्सचर जो सब्सटेंस होते हैं एक दूसरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसीलिए जो पहला वर्ड लिखते हो तुम क्या लिखते हो, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट? चलो फिर आपको भी उम्मीद करता हूँ कि आपको भी कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल आप 9th पढ़े थे। लेकिन जैसे हम थोड़ा सा आ गया अपने उसके अगले एपिसोड में, तो लिखा क्या है, इतना हमें लगता है इतना समझ में आ गया। नीचे लिखा है बाइनरी सॉल्यूशन। आओ
जब बचपन में तुम थे, किस में थे, बचपन में थे तुम, तो कंप्यूटर तुमको पढ़ाया जाता था। और जब तुम्हें कंप्यूटर पढ़ाया जाता था तुमको एक बात बताई जाती थी कि मान लीजिए आप अभी भी किसी को कुछ टेक्स्ट कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो क्या वो किस में बात करता है? जैसे आप लिखो कंप्यूटर वैसे ही पढ़ता है क्या? आप लिखो किसी को कि हाउ आर यू, तो क्या वो हाउ आर यू पढ़ता है कंप्यूटर? नहीं, क्या पढ़ता है? बाइनरी डिजिट 0 एंड 0 1 0 1 0 नहीं पढ़ता है ना, यानी वो उसको डिकोड करता है। सेम केस बाइनरी का मतलब हमें बताया गया था बचपन में, बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। बाइनरी का मतलब क्या होता है? यानी 2 कंपोनेंट होता है बच्चा, 2 कंपोनेंट होता है, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके कितने कंपोनेंट हो? 2। अगर 3 कंपोनेंट होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 हो गए तो पेंटा, ऐसे लाइक डेट। लेकिन तुम्हारे कोर्स में कितने पढ़ने? केवल बाइनरी पढ़ना है। यानी बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? 2 सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि 2 सॉल्यूशन in which two components is present, 2 components is present। पहली बात कि 2 कंपोनेंट जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो पहला होगा तुम्हारा सॉल्यूट। ये सब अभी मैं 12th में आया भी नहीं हूँ, अभी हम लोग कहाँ हैं बेटा? हम लोग हैं 9th में, ये सब पढ़ाया गया था वहाँ पे। सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट बताया जाता था हमको बचपन में कि सॉल्यूशन किससे बनता है। बाइनरी सॉल्यूशन में तो हम लोग कहते थे, बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये बच्चे रट के बैठे थे क्लास 9 तक, और उनसे भी वहाँ भी पूछा जाता कि बताओ इसमें से सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो एक अक्षर में जवाब दे दे सर बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। जैसे हमारे गुरुजी बताए हैं कि सॉल्यूट का मतलब है प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। और सॉल्वेंट का मतलब प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। ये चीज जैसे मैं इसको कैसे पढ़ता था, मैं जब बचपन में था तो मैं लिखता था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट को मैं पढ़ता था घुलने वाला, और सॉल्वेंट को मैं पहले पढ़ाता था घुलाने वाला। अब एक चीज नॉर्मल समझ जाओ कि तुम क्या हो, तुम लोग क्या हो जो बैठे हो यहाँ पे, पढ़ने वाले हो। मैं क्या हूँ? पढ़ाने वाला हूँ। तो पढ़ने वाला क्या हुआ? पढ़ने वाला छोटा होता है, पढ़ाने वाला बड़ा होता है, ये मत समझ जाना, मैं बस एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। सेम केस घुलने वाला छोटा और घुलाने वाला बड़ा होता है। सिमिलरली यानी जो घुलने वाला होगा सॉल्यूट, वो सॉल्यूशन में कैसे प्रेजेंट होगा? लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और तुम्हारा सॉल्वेंट यानी घुलाने वाला किस में प्रेजेंट होगा? मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ये छोटी सी बात हम लोग उस समय बात किए थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या होता था हमारा। सॉल्यूट यानी घुलने वाला, सॉल्वेंट यानी घुलाने वाला। अब देखिए घुलने वाला घुलाने वाला का कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में, वो तुमको एक बड़े अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। पहले ये बताओ, सबसे मैं ये उम्मीद करना चाहूंगा कि जितने आप लोग अभी इस वीडियो को देखें, सबको जितनी पॉइंट बताया सब समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आज कुछ पढ़ाया ही नहीं है। देखा जाए तो मैंने केवल क्लास 9 को रिकैप किया है कि क्लास 9 में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक चलेंगे, कंसंट्रेशन आएगा। कंसंट्रेशन तो वहाँ भी था, कंसंट्रेशन के बाद धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, अच्छे लॉ आएंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ अब हम जाके धीरे धीरे नए चैप्टर यानी अच्छे चैप्टर क्लास 12 के सॉल्यूशन तक हम पहुँच पा रहे हैं। फिलहाल यहाँ तक मैं उम्मीद करूँगा कि जितना आपको बताया गया है वो सब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि उम्मीद में तो दुनिया कायम है। और अगर ये भरोसा नहीं करेंगे आपसे, और हम आप पे विश्वास नहीं करेंगे, और हमारे पे आप विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर कैसे नैया पार लगेगी? समझ में आ रहा? तो मैं उम्मीद करूंगा कि जितना आप इसका नोट्स बना रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो इंटर वीडियो को बहुत लंबा ना खींचते हैं। आज हम लोग इतना तक रुकते हैं आज के लिए, क्योंकि कल मैं दोबारा लेके आऊँगा, तो दोबारा हमारा लेक्चर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो इसके आगे हम लोग थोड़े से अपने स्पीड अप करेंगे, और आप अपना नोट्स बनाते रहेंगे, क्वेश्चन बनाते रहेंगे। जो डाउट होगा आप उसे कमेंट करके छोड़ दीजिएगा। मैं जब फ्री हूँगा कमेंट देख के आपको अगले लेक्चर में
उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप सो कि आज सबको समझ में आया हो। चलिए फिर विदाई लेते हैं। तो डेट्स ऑल टुडे, आज के लिए बस इतना रखते हैं। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।